ठीक है, किशोर जी से भी इस पर एक टिप्पणी ले लूं, मैं तमाम मेहमानों से एक एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद किशोर जी पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। जी किशोर जी, और एक तो आप भी कहते थे नहीं आएगी ये सरकार, लेकिन देखिए आज तो शपथ ग्रहण भी हो गया, तीसरी बार बन गई, इतिहास बना दिया प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने। नहीं देखिए आशा जी, पहले तो मैं क्लियर करता हूं, ये मोदी 3 नहीं है सरकार, ये NDA 1 है, ये बात समझ लो। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र के प्रति अब इन्होंने NCP को नाराज किया, और कल तक एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री आएगा, तो उनको एक राज्य मंत्री दिया। और बात ऐसी है कि मैं मोदी जी से अपेक्षा करूंगा, और बीजेपी के सांसदीय दल का अब बैठक हो जाएगी और मोदी जी उनके पास जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में उपेक्षा की गई है, मैं आज ही लिख के देता हूं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इसका बदला लेंगे अभी। लेकिन हम चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हमको तो इस सरकार को तीसरी बार आई है चुन के, हमें 234 सांसद मिले, उनको 303 सांसदों का समर्थन है। ये अपने बोझ से ना गिर जाए, बस इतनी इच्छा है, और मैं शुभकामना देता। मैं किसी तरीका आलोचना नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा। नहीं तो अपने लिए संभावनाएं महाराष्ट्र में देख रहे हैं क्या? ये जो शुरुआत हुई है इसी में कुछ पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है? आशा जी, मैं एक बात कर लेता हूं, मोदी जी को मैं शुभकामनाएं देते हुए ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के किसान बड़ी तकलीफ में है। कपास उगाने वाले किसान, सोयाबीन उगाने वाले किसान, कांदा उगाने वाले किसान और शुगर केन उगाने वाले किसान, इन पर वो ख्याल दे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बंबई के जो हेडक्वार्टर शिफ्ट की है और बंबई और महाराष्ट्र में रोजगार जो चुरा लिया है, उस पर भी बात होना चाहिए। संदीप सोनवलकर तो महाराष्ट्र की, अभी तो बहुत लंबा वक्त है, अभी बहुत लंबा वक्त है और एक पूरा चेहरा सामने आ चुका है। न सिर्फ ये मुद्दे, बल्कि ये तो 2047 तक विकसित राष्ट्र, उस रोड मैप पर चलने वाली सरकार का गठन, ऐसा ही कहते हैं नरेंद्र मोदी। तो अब तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सोनवलकर जी, आपकी भी टिप्पणी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी सरकार को? और झटका, क्योंकि ये झटका है, 240 सीटों पर आके सिमटी, 293 मिला, लेकिन ये झटका है, और इस झटके के बाद आदमी संभल जाता है। इस रूप में जो पॉजिटिव देख रहे हैं एंगल, वो इस रूप में पेश कर रहे हैं। इस पूरी, चाहे आप हार कह लीजिए या फिर पूरा जनादेश ना मिला हो बीजेपी को, इस तरीके से पेश कीजिए। आप कैसे देख रहे हैं, ये संभली हुई सरकार नजर आएगी या फिर बिखराव होगा? देखिए, बहुमत होता तो निश्चित तौर पर इस मंत्रिमंडल का चेहरा बिल्कुल अलग होता। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे मंत्रियों को लगभग रिपीट करके संदेश दिया है कि पुराने चेहरे कायम है, सरकार पुरानी तरह से चल रही है, बहुत कुछ नहीं बदला है। कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश हुई। यदि बहुमत से ज़्यादा होते तो निश्चित तौर पर पूरा मंत्रिमंडल बदला हुआ नजर नहीं आता। बहुत कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा खेला महाराष्ट्र में हुआ और इसका असर महाराष्ट्र में दिखेगा। 3 महीने बाद चुनाव है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को अब ये बताना पड़ेगा कि उनको क्यों नहीं मिला कैबिनेट मिनिस्टर, जबकि जेडीएस को मिल गया। तो उनको क्यों नहीं मिला? जेडीएस के तो 2 सांसद हैं, जीतन राम मांझी अकेले सांसद चुन के आए, लेकिन शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की, उसको एक भी कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिला। इसी तरह एनसीपी के साथ जो झगड़ा चल रहा है कैबिनेट मिनिस्टर का। उसके अलावा एक बात और फिर से दोहराना चाहूँगा कि करप्शन के दाग या जो करप्शन का आरोप महाराष्ट्र पे लगा था, उसको धोने की कोशिश की गई है। न केवल एनसीपी के मंत्रियों को काटा गया है, नारायण राणे को भी काटा गया है, साथ ही अशोक चौहान को भी इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप रहे हैं। तो आरोप मुक्त होने की कोशिश, संभालने की कोशिश, साथ ही पूरा पुराना मंत्रिमंडल देकर इतना जरूर बताया कि सब कुछ यथावत है।
बहुमत नहीं है, इसका ये असर इस पर साफ दिख रहा है। राजन जी, ये आने वाले समय में महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों में चुनाव भी है, दिल्ली में चुनाव है, इसका सीधा असर पड़ेगा क्या? और ये जो शुरुआती, ये हम तो क्योंकि पहले तो रुझानों की बात करते थे, अब तो सरकार बन गई, तो शुरुआती ये जो उठा पटक कह लीजिए या फिर द्वंद्व कह लीजिए, भले वो भीतर खाने हो, इसका असर लॉन्ग टर्म में जाके बड़े रूप में सामने आ सकता है क्या? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि तेलुगु देशम पार्टी की अगर बात की जाए तो वे इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे और वो फिर एक बार मोदी सरकार में है। ये कभी डिस्टेबलाइज नहीं करते हैं किसी भी सरकार को, या ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार का है। बात करें एकनाथ शिंदे की या महाराष्ट्र में अजीत पवार की, तो ये खुद अपनी पार्टी को ही डिस्टेब्लिश करके आज कुछ ना कुछ बने हुए हैं। इसको देखते हुए साफ तौर पर लगता है जो आने वाला चुनाव, जो चुनावी चौखट पर बिहार या महाराष्ट्र खड़ा हुआ है, वहां देखकर एक साफ बात नजर आती है कि अंदर ही अंदर इनमें कुछ ना कुछ झंझट है। बीजेपी से दोनों को सपोर्ट महाराष्ट्र में और बिहार दोनों में चाहिए। मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मे बी बीजेपी के साथ इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग होगी प्रदेश और केंद्र को लेकर, और यह मुद्दा संभवतः कुछ महीने बाद आपस में सेटल किया जाएगा कि आज उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी। लेकिन यह पक्की बात है कि जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो सिर्फ ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है, कंडक्टर जब सीटी मारेगा गाड़ी रोकनी पड़ेगी, कंडक्टर दोबारा सीटी मारेगा तो गाड़ी फिर चलानी पड़ेगी। ये एक स्थिति गठबंधन सरकार की है। लेकिन इसे आप सक्सेस मान रहे हैं कि